जो छुप छुप के भेदभाव करे उसे सौतेली मां कहते हैं, और जो खुलेआम सरेआम ऑन कैमरा 140 करोड़ लोगों के सामने भेदभाव करे उसे ओम बिड़ला कहते हैं। ऐसी ही चर्चा आजकल देश भर में हो रही है। प्रधानमंत्री बात बात में ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग करते हैं। सच में उन्होंने हर एक मामले में इतिहास तो बना ही दिया है। भारत के इतिहास में स्पीकर का पद कभी भी इतना विवादित नहीं रहा, ना तो कभी स्पीकर के पद का चुनाव हुआ जैसे मोदी सत्ता ने करवाया। स्पीकर के कारनामे कभी भी इतने बदनाम नहीं हुए जितने ओम बिड़ला के हो गए। आप कहेंगे कि ये कैसा इतिहास है, तो ध्यान रखिए, इतिहास अच्छी बुरी हर चीज का कच्चा चिट्ठा रखता है। इतिहास सिर्फ अच्छी चीजों को ही याद नहीं रखता। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल में मोदी सत्ता ने स्पीकर से जो करवाया और स्पीकर ने जो लटकासन करते हुए किया, तब देश की संसद और देश का माहौल कुछ और था। लेकिन अब न तो देश का माहौल वैसा है, न देश की संसद वैसी है, न सत्ता पक्ष वैसा है, न विपक्ष वैसा है। सब कुछ बदल चुका है। और इसी बीच कांग्रेस ने एक नया दांव खेल दिया है, जिसके बाद स्पीकर ओम बिड़ला फिर से चक्रघिन्नी में फंसते हुए नजर आएंगे। यूं कह लीजिए कि उनके भेदभाव की जबरदस्त टेस्टिंग करने का संकल्प कांग्रेस ने ले लिया है और एक्शन शुरू हो गया है। स्पीकर ओम बिड़ला को एक पत्र भेजा गया है और इस पत्र में एक एक पन्ने को जब आप पलटेंगे तो नजर आएगा कि कैसे आने वाले दिन में स्पीकर ओम बिड़ला इधर कुआं उधर खाई की स्थिति में नजर आने वाले हैं। तो टकटकी लगाकर वीडियो को देखते जाइए। मैं एक एक पन्ने को पलटूंगा, इसके साथ ही एक पन्ना प्रधानमंत्री के परम मित्र का भी पलटा जाएगा। चुनाव से पहले कहा जा रहा था कि यदि मोदी सत्ता चली गई तो साहेब के मित्र सेठ मुश्किल में आ सकते हैं। चुनाव परिणाम के बाद सत्ता गई तो नहीं, कमजोर जरूर हुई, मगर इसके बावजूद सेठ मुश्किल में आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन की एक सरकार ने सेठ की कंपनी के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है और जांच की रिपोर्ट भी 2 महीने के भीतर ही प्रस्तुत करने का आदेश दे दिया गया है। यह मामला बड़ा दिलचस्प मोड़ ले चुका है। ध्यान रहे, अगले कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी हैं। दोनों ही मसलों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। वीडियो काफी जबरदस्त होने वाली है, इसलिए पूरा देखिए। पिछले दिनों हम सबने देखा किस तरीके से राहुल गांधी ने भरी संसद में बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री को एक के बाद एक बुरी तरह से लपेटा। कहने लगे कि दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, जो सच्चा हिंदू है वो हिंसा नहीं कर सकता, नफरत नहीं फैला सकता, असत्य की राह पर नहीं चल सकता। मगर आप लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं और दिन रात हिंसा हिंसा, नफरत नफरत, झूठ 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 फैलाते हैं। इसके बाद हम सबने देखा कि जैसे ही राहुल गांधी ने बीजेपी, आरएसएस तथा प्रधानमंत्री को 24 घंटे हिंसा, नफरत और असत्य फैलाने के लिए घेरा, कहा कि आप हिंदू हो ही नहीं सकते, खुद प्रधानमंत्री ही खड़े होकर विरोध जताने लगे। इसके अलावा बीजेपी के और कई बड़े नेता खड़े होकर राहुल गांधी का विरोध करने लगे। ये शायद इतिहास में पहली बार हुआ जब विपक्ष का एक नेता बोल रहा हो और सत्ता पक्ष के बड़े बड़े लोग खड़े होकर विरोध करने लगे। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि आप इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर सीधे दिल पर लगा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे हिंदू समाज का अपमान कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इस पर राहुल गांधी और तेज से बोलने लगे और कहने लगे कि नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी तथा आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना पर कहा कि आपने इस योजना में अग्निवीरों को यूज एंड थ्रो का मजदूर बना दिया। पर्चा लीक का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया। मणिपुर के मामले पर भी कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए। माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत और हिंसा के लेकर भी राहुल गांधी ने बोला। उन्होंने राम मंदिर का भी जिक्र किया, कहा कि मंदिर के उद्घाटन में अडानी अंबानी तो थे मगर कोई गरीब आदमी नजर नहीं आया। निजीकरण को लेकर भी राहुल गांधी ने सवाल उठाया। नोटबंदी, जीएसटी और अर्थव्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि यह सब कुछ अडानी अंबानी के लिए किया गया था। और इस तरह की बहुत सारी बातों को बाद में स्पीकर ओम बिड़ला ने सदन की कार्यवाही से हटा दिया। संसद की भाषा में जिसे कहते हैं एक्सपंज करना, वो कर दिया। यहां तक कि अडानी अंबानी का नाम भी हटा दिया गया। ऐसा दावा कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिन्हा ने किया है। अब अडानी अंबानी का नाम लेना किस तरीके से असंसदीय हो सकता है, इसका जवाब स्पीकर ही दे सकते हैं, अगर देना चाहे तो। यानी विपक्ष के नेता ने बहुत सारी बातें कही, उनमें से जो जो चीजें मोदी सत्ता को पसंद नहीं आती थी उन सबको हटा दिया गया। यहीं से नया खेल शुरू हो गया है। कांग्रेस के सांसद है मणिकम टैगोर। इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को पत्र लिखा है और इस पत्र में मोदी सत्ता की तरफ से उसी संसद में दिए गए भाषणों का कच्चा चिट्ठा खोला गया है और कहा गया है कि स्पीकर साहब एक नजर इधर भी दौड़ाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने इसी सदन में बहुत सारे गलत और भ्रामक बयान दिए हैं, वो भी इसी सत्र में। अब आपको बता दें कि यदि कोई सांसद किसी अन्य सांसद द्वारा दिए गए बयान में किसी गड़बड़ी को, अशुद्धि को उजागर करना चाहता है तो इस मामले को संसद में उठाने से पहले स्पीकर को पत्र लिखना होता है। वही काम कांग्रेस के सांसद ने किया है, मगर पत्र में जो लिखा है उस पर ध्यान देना जरूरी है। इन्होंने कहा है कि निर्देश 115(1) के प्रावधानों को लागू किया जाए और स्पीकर कार्यवाही करें, क्योंकि प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा में दिए गए अपने भाषण में कांग्रेस पर यह आरोप लगाया कि कांग्रेस ने महिलाओं को 8500 रुपया प्रति महीना देने का झूठा वादा किया था, जबकि सब जानते हैं कि यह एक वादा था जिसे पार्टी की जीत और सरकार बनने के बाद पूरा किया जाना था। वैसे साहब ने यह जो बात कही कि कांग्रेस ने देश की महिलाओं को धोखा दिया, 8500 रुपया महीना नहीं मिला, यह पिछले कई दिनों से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और IT सेल के गुर्गों द्वारा फैलाया जा रहा है। अब समझने वाली बात
बात यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके टीम के लोग देश की जनता को किस स्तर का बेवकूफ समझते हैं। क्या देश की जनता को मालूम नहीं है कि कोई भी पार्टी जो वादा करती है उसको पूरा तब करेगी ना जब वो सरकार में आएगी। कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार यही तो कह रहे थे कि यदि हम सरकार में आएंगे तो 8,500 रुपया महीना देंगे, यानी लाख रुपया सालाना गरीब महिलाओं को देंगे। मगर चूंकि प्रधानमंत्री और उनकी पूरी टीम का यही काम है 24 घंटा अपने ही देश की जनता को टोपी पहनाओ, इसकी टोपी उसके सर पे करो, झूठी बातें बताओ। यहां ध्यान देने वाली बात एक और है कि प्रधानमंत्री को अपने किए गए वादे याद नहीं है। 10 साल पहले से लगातार वादे पे वादे किए जा रहे हैं। कहा था कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, सबके खाते में 15-20 लाख रुपया मुफ्त में आ जाएगा, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, कालाधन वापस लाएंगे, महिलाएं सुरक्षित होंगी, गंगा सफाई होगी, देश सुरक्षित होगा। इस तरह के कई दर्जन वादे उन्होंने किए थे, मगर इनमें से एक भी वादा याद नहीं है। जबकि 2-2 बार सरकार चला चुके हैं, तीसरी बार चला रहे हैं, खेल रहे हैं। यह बहाना भी नहीं है कि हम जीते नहीं, सरकार में नहीं आए। और कांग्रेस पर झूठा आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने देश की महिलाओं से झूठा वादा कर दिया था। मगर आप सब जानते हैं ऐसा नहीं है कि साहब को कुछ मालूम नहीं, उन्हें सब मालूम है। हकीकत बस इतनी सी है कि देश की जनता को प्रचंड मूर्ख समझते हैं। 100 बात की एक बात यही है, इसे कांग्रेस सांसद ने भी उठाया है और स्पीकर से प्रधानमंत्री की इस गलत बयानी पर कार्रवाई करने की मांग की है। आगे सुनिए, कांग्रेस सांसद ने यह भी लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस का वोट शेयर 16 राज्यों में कम हुआ जहां वो अकेले चुनाव लड़ी, जबकि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना आदि राज्यों में कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है। अगली बात जो प्रधानमंत्री ने कथित रूप से झूठ बोली और भ्रामक था वो ये कि कांग्रेस के समय में सेना के लिए कोई बुलेट प्रूफ जैकेट उपलब्ध नहीं कराया जाता था। इस पत्र में कांग्रेस की तरफ से लिखा गया है कि जैकेट की कमी थी, मगर ऐसा नहीं था कि जैकेट नहीं थी। यहां तक कि मुंबई हमलों की तरह पुलिस के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट हुआ करती थी। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि कांग्रेस ने सेना को लड़ाकू विमान नहीं दिए। यह भी भ्रामक बयान है। कांग्रेस के समय में ही MiG-29, जगुआर, मिराज 2000 और सुखोई Su-30 थे। इसी तरह से लोकसभा में अनुराग ठाकुर के 1 जुलाई के भाषण में भी कथित अशुद्धियों की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि जब कांग्रेस पार्टी देश में शासन कर रही थी तब सेना को हथियार और लड़ाकू विमान नहीं दिए गए थे, जबकि कांग्रेस के समय ही हमारे पास जगुआर, MiG-29, Su-30, मिराज 2000 थे। हमारे पास परमाणु बम, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें थी। अनुराग ठाकुर के एक और बयान को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है और वो ये कि मोदी सत्ता ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया है। अनुराग ठाकुर ने एक और बयान दिया कि प्रधानमंत्री कभी छुट्टी नहीं लेते हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी ने पूछा है कि चुनाव प्रचार के लिए किस श्रेणी की छुट्टी लेकर जाते हैं। इन सारे बयानों को तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक बताते हुए कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है और कार्यवाही की मांग की है। अब यदि आप यहां ध्यान दें तो प्रधानमंत्री की बातें हों या अनुराग ठाकुर की बातें, जो कथित भ्रामक दावे इन लोगों ने किए हैं, संसद में खड़े होकर किए हैं, वो सारे दावे दिन रात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और आईटी सेल के गुर्गों द्वारा फैलाए जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये लोग भी अपनी ही आईटी सेल के गुर्गों का मैसेज ही पढ़ रहे हैं संसद में खड़े होकर? क्योंकि ये तो संभव नहीं है कि प्रधानमंत्री को इतनी सामान्य सी बातें न पता हो। अनुराग ठाकुर जो पिछले कार्यकाल में मंत्रालय संभाल चुके हैं, उन्हें यह न पता हो कि मोदी सत्ता के पहले देश में कोई लड़ाकू विमान था कि नहीं था, और प्रधानमंत्री की छुट्टी लेने की बात, जबकि पिछले दिनों संभवतः किसी आरटीआई में यह खुलासा हुआ, कई बार यह खुलासा हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री कभी छुट्टी पर होते ही नहीं है, वो हमेशा ऑन ड्यूटी होते हैं। मगर इससे इतर यदि आप प्रधानमंत्री मोदी को देखें तो जितना घूमना फिरना, जितना निजी काम और जितना टाइम पास वाला काम साहब करते हैं, उतना शायद भारत के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। चुनाव के दौरान आप देखते हैं साहब लगातार चुनाव प्रचार में ही होते हैं, चाहे किसी राज्य का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का ही चुनाव क्यों ना हो, उपचुनाव ही क्यों ना हो, साहब सब में कूद पड़ते हैं। कभी समंदर में गोता लगाने के लिए, कभी गुफा में बैठकर फोटो खिंचवाने के लिए, कभी किसी मंदिर में बैठकर ध्यान करने के लिए, वो भी घंटों का, और फिर कभी घंटों घंटों मन की बात करने के लिए। प्रधानमंत्री के वक्त की जितनी बर्बादी साहब के कार्यकाल में हुई, शायद इतिहास में कभी नहीं हुई होगी। पूरे साल का हिसाब किताब लगाएंगे, घूमना फिरना, फोटो खिंचाना, प्रचार करना और पार्टी के लिए रणनीति बनाना, इन सब को जब आप घटा देंगे तो समझ में आएगा कि साहब प्रधानमंत्री वाला काम कब करते हैं। शायद इन्हीं सच्चाइयों को छुपाने के लिए लगातार ये बात दोहराई जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी कभी छुट्टी नहीं लेते, जबकि देश की सत्ता के पास इस बात का भी कोई रिकॉर्ड नहीं है कि पुराने प्रधानमंत्रियों ने कभी छुट्टी ली कि नहीं। मगर चूंकि इनके पास झूठ पैदा करने की फैक्ट्री है, ऊपर से लेकर नीचे तक एक से बढ़कर एक झूठा आदमी भरे पड़े हैं, तो किसी भी मामले को लेकर कितना भी बड़ा झूठ पैदा किया जा सकता है, उसकी टेंशन नहीं। और फैलाने के लिए आईटी सेल तथा गोदी मीडिया के लिए प्रचंड सही है, फैला देते हैं। और यदि आप उनके झूठों का पर्दाफाश करेंगे तो आपको गालियां दी जाएंगी, आपको ट्रोल किया जाएगा, धमकियां दी जाएंगी, बदनाम किया जाएगा। और कितना विकसित भारत चाहिए बताइए। अब देखने वाली बात यह है कि स्पीकर ओम बिरला प्रधानमंत्री के झूठे दावों और उनके सांसद के कथित फर्जी दावों पर क्या एक्शन लेते हैं। एक्शन लेते भी हैं या सन्नाटा मार लेते हैं, ये दोनों ही परिस्थितियां देखने वाली होंगी। अगर एक्शन लिया तो सिद्ध होगा कि साहब ने झूठ बोला, हालांकि इसमें सिद्ध होने जैसा कुछ है नहीं, मगर जब अपना ही आदमी कहने लगे कि साहब ने झूठ बोला तो बात कुछ और हो जाती है। और यदि एक्शन नहीं
नहीं लेंगे तो एक बार फिर से प्रमाणित होगा कि ओम बिरला स्पीकर के पद पर एकदम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाकी इनका काम कैसा है वो ये एक तस्वीर ही बता दे रही है। विपक्ष के साथ कैसा व्यवहार है और सत्ता पक्ष के साथ कैसा व्यवहार है। प्रधानमंत्री के कथित झूठों की बात हो गई, आइए अब प्रधानमंत्री के परम मित्र के कथित फ्रॉड की बात कर लेते हैं, यानी घोटालों की बात कर लेते हैं। मई 2024 में फाइनेंशियल टाइम्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट द्वारा की गई एक जांच में खुलासा किया गया था कि जनवरी 2014 और अक्टूबर 2014 के बीच तमिलनाडु के तट पर पहुंचे कोयले से कम 2 दर्जन शिपमेंट की कीमत शुरू में कम ग्रेड के कोयले के रूप में तय की गई थी। बाद में अडानी ग्रुप ने इस कोयले की मूल कीमत से 3 गुना अधिक दाम पर बेचा। साल 2018 में चेन्नई स्थित भ्रष्टाचार विरोधी समूह ने तत्कालीन सरकार के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि अडानी समूह ने 2012 से 2016 के बीच तमिलनाडु की बिजली कंपनी को अधिक दाम पर कोयला बेचा और ये झोलझाल करके अडानी ग्रुप ने 6066 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। द न्यूज मिनट पर यह स्टोरी विस्तार से छपी है, आप चाहे तो जाकर बढ़िया से पढ़ लीजिए। अभी इस मामले में अपडेट यह है कि अडानी समूह द्वारा धोखाधड़ी से खराब क्वालिटी के कोयले को तमिलनाडु की बिजली कंपनी को अधिक मूल्य पर बेचने का जो आरोप लगा है, इसकी जांच के लिए तमिलनाडु सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय और इंटेलिजेंस को आदेश दे दिया है और यह भी आदेश दिया है कि 2 महीने के भीतर पूरे जांच की रिपोर्ट हमारे सामने हमारे टेबल पर होनी चाहिए। यानी अभी जुलाई की शुरुआत है, अगस्त के आखिर तक जांच रिपोर्ट तमिलनाडु की सरकार के पास होगी और उसके लगभग 2 महीने बाद ही इस देश में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में आप जानते हैं धारावी से लेकर अन्य कई मामले में अडानी के खिलाफ पहले से ही चर्चा है। महाराष्ट्र के कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात भेज दिए गए चुनाव से पहले, इसे लेकर भी महाराष्ट्र के लोगों में जबरदस्त नाराजगी है। उसका एक परिणाम हाल ही में हमने लोकसभा के चुनाव में देखा है, जिसमें महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से वहां बीजेपी सिंगल डिजिट में आ गई और इंडिया गठबंधन 30 सीट जीत गया। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन गई। झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की जो प्लानिंग थी वो कहीं ना कहीं फेल हो गई और हरियाणा का रिजल्ट तो आप देख ही रहे हैं। पिछले 2 बार से जहां कांग्रेस कभी 1 तो कभी 0 पर निपट जाती थी, इस बार 10 में से 5 सीट लेकर आ गई तथा विधानसभा के चुनाव में यहां बीजेपी की हालत और भी खराब बताई जा रही है। उधर महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने शुरुआत में ही ऐलान कर दिया कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे, कोई बड़ा भाई कोई छोटा भाई नहीं है, सबको बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा, बराबर सीटें बांट दी गई हैं। यानी उद्धव ठाकरे और शरद पवार तथा कांग्रेस सब 96 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के भीतर लगातार बगावत की बू सामने आ रही है। आपने देखा महाराष्ट्र में वर्तमान के बीजेपी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले देवेंद्र फडणवीस ने लोकसभा में खराब प्रदर्शन के बाद इस्तीफे की पेशकश की। यानी विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में है और वहीं भारतीय जनता पार्टी तथा उसका गठबंधन दिन पर दिन कमजोर होता हुआ दिख रहा है। जनता के बीच कमजोरी और ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में चुनाव से पहले तमिलनाडु सरकार ने यदि अडानी कांड पर कोई बड़ा खुलासा कर दिया तो कहानी और बिगड़ने वाली है। झारखंड भी नेचुरल रिसोर्स से भरा हुआ प्रदेश है और जहां नेचुरल रिसोर्स होता है वहां सेठ किस सोर्स में काम करते हैं, कैसे सोर्स में पाए जाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। यानी एक तरफ मोदी सत्ता संसद के भीतर राहुल गांधी द्वारा अडानी अंबानी का नाम लिए जाने पर वीडियो डिलीट करवा रही है, दूसरी तरफ विपक्ष की सरकारें अडानी की कंपनियों पर लगे भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोपों की जांच करवा रही है। जिस नाम से बचने का प्रयास साहेब पिछले कई साल से कर रहे हैं, जिस प्रयास में राहुल गांधी की संसदी लेनी पड़ी, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की भी संसदी छीननी पड़ी, अब वो प्रयास कहीं न कहीं असफल होता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इंतजार करिए, आने वाले दिनों में बहुत कुछ निकल कर